जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज से हम लोग सीसेट का जो मैथ्स वाला पार्ट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। ये रहा मैथ का सिलेबस। आज से हम लोग नंबर सिस्टम से क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, फिर एक एक करके जितना भी है सबको कवर करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह रहा पहला प्रश्न। देखिए, यदि a बराबर 0.1818 इस तरह से आगे भी है और b बराबर 0.30303 इस तरह से आगे कंटिन्यू है, तो पूछा है a प्लस बी क्या है। ऑप्शन ए एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी ये टाइप मिस्टेक है, संख्या होगा, ऑप्शन बी एक पूर्ण वर्ग है, ऑप्शन सी एक अपरिमेय संख्या है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, देखिए a बराबर 0.1818 इस तरह से कंटिन्यू है और b बराबर 0.303 इस तरह से ये आगे भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो आपसे पूछा है a प्लस बी ये क्या है, ये आपको बताना है। अब देखिए, a बराबर 0.1818, देखिए दशमलव के बाद 1818 करके एक पैटर्न जो है रिपीट कर रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल है। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या। और देखिए b क्या है, 0.30303। देखिए यहां पर दशमलव के बाद कोई जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं कर रहा है, दशमलव के बाद कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल या फिर नॉन रेकरिंग डेसिमल है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर। तो a हो गया परिमेय संख्या और b हो गया अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, a परिमेय संख्या है प्लस b क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो आपको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यह हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी एक अपरिमेय संख्या है, यह होगा आपका सही उत्तर। समझ में आया। अब देखिए, जिनका बेसिक क्लियर है वो तो समझ गए होंगे, जिन्हें रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, फिर अगर आप परिमेय संख्या को दशमलव में रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या को अगर आप दशमलव में रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये सब बेसिक पता है, वो तो आराम से समझ गए होंगे। दिक्कत किन्हें होगा, जिन्हें ये बेसिक पता नहीं है। तो चलिए देख लीजिए। देखिए, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या ये क्या है, परिमेय संख्या वो संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं और जहां पर q बराबर 0 नहीं है, ठीक है, और p q दोनों पूर्णांक हो, p q दोनों पूर्णांक होगा। जैसे 4/5 -7/11, ठीक है, फिर 3/7, इस तरह के संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं है, मतलब आप 5/0 ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, 0/5 हो सकता है, मतलब p बराबर 0 हो सकता है लेकिन q बराबर 0 नहीं होगा। समझ में आया। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं और जहां पर q बराबर
जीरो नहीं होगा, ठीक है। और पी क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर। समझ में आया। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या को। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या क्या है? देखिए, अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, जहां पर p q दोनों पूर्णांक हो और q बराबर जीरो नहीं हो सकता यहां पर भी। तो अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p q दोनों पूर्णांक हो। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? उत्तर है नहीं लिख सकते। अब देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग p बाई क्यू फॉर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि p q दोनों जहां पर पूर्णांक होगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 7 कब से पूर्णांक हो गया भाई? ये तो चलिए है 3, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो पूर्णांक नहीं है। तो जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p q दोनों पूर्णांक हो। समझ में आया? अपरिमेय संख्या क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरह के संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। समझ में आया? अब देखिए, पाई। पाई क्या है? किसी वृत्त के परिधि एवं व्यास के रेशियो को पाई कहा जाता है। परिधि एवं व्यास के रेशियो, परिधि एवं व्यास के रेशियो को पाई कहते हैं। अब देखिए, पाई का जो मान है वो कितना है? 22/7। ये तो सबको पता है। अब देखिए, पाई बराबर 22/7 नहीं होता है, ये गलत है। पाई का जो मान है ये लगभग का चिन्ह है, लगभग 22/7 होता है, बराबर नहीं, ठीक है। अब देखिए, 22/7 जो है ये दशमलव के बाद 2 अंक तक सही वैल्यू देता है, और इससे भी बेहतर जो अप्रोक्सीमेशन है वो है लगभग 355/113, ठीक है। 22/7 से भी ये बेहतर है, क्योंकि ये जो है दशमलव के बाद 4 अंक तक सही वैल्यू देता है। तो पाई का मान पाई बराबर 22/7 नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये बराबर नहीं होता है, ये लगभग होता है, ठीक है। और इससे भी बेहतर जो अप्रोक्सीमेशन है ये लगभग 355/113 होता है। अब बताइए, पाई क्या है? परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? क्या होगा? पाई परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? देखिए, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, और ये दशमलव के बाद 2 अंक तक सही वैल्यू देता है। तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, तो परिमेय संख्या नहीं होगा। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? अब चलिए आगे। अब देखिए, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या अभी समझाया गया, और अपरिमेय संख्या ये भी समझाया गया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग परिमेय संख्या को दशमलव में रखते हैं तो क्या होगा? परिमेय संख्या को अगर हम दशमलव में रखते हैं तो क्या होगा? 5/4 ये हो जाएगा 1.25। देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक जाकर ही ये रुक गया, मामला जो है थम गया, आगे नहीं बढ़ा। तो इसे कहेंगे अवसान दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अवसान दशमलव, ठीक है। तो दशमलव के बाद ये रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, तो अवसान दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक हो सकता है 5/3, तो ये हो जाएगा 1.66। इस तरह से 6 करके ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। यहां पर देखिए, 2 अंक बाद ही मामला रुक गया, लेकिन यहां पर रुक नहीं रहा, ये आगे 6 करके बढ़ता रहेगा। तो इसे कहेंगे
गैर अवसान, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, गैर अवसान दशमलव। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद जो है ये पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो इसे रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। अब देखिए 1.6 ये 6 हो रहा है ना, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1.6 और 6 के ऊपर ये नोटेशन लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि आगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दशमलव के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल, समझ में आया। और इसी तरह अगर हम अपरिमेय संख्या को दशमलव रखते हैं तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या √3, ये हो जाएगा, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। अब देखिए दशमलव के बाद ये रुक भी नहीं रहा, तो ये हो जाएगा गैर अवसान, गैर अवसान दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और देखिए दशमलव के बाद जो है ये रुक तो नहीं रहा है, लेकिन कोई पैटर्न जो है रिपीट भी नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल या फिर नॉन रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या को हम दशमलव में रखते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकता है, और अपरिमेय संख्या को रखते हैं तो ये बनेगा नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक है, दशमलव के बाद ये पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, और दशमलव के बाद देखिए परिमेय संख्या में क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो दशमलव के बाद पैटर्न रिपीट करेगा तो परिमेय संख्या, और नहीं करेगा तो अपरिमेय संख्या। यही तो बेसिक यहां पर यूज हुआ था इस प्रश्न में। देखिए फिर से प्रश्न में जा रहे हैं, ये रहा प्रश्न। क्या था प्रश्न में, दशमलव के बाद देखिए पैटर्न रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग डेसिमल, अभी दिखाया गया कि रिपीटिंग डेसिमल परिमेय संख्या में होता, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ये क्या है परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। और दशमलव के बाद ये रिपीट नहीं कर रहा पैटर्न, तो ये अपरिमेय संख्या बन गया, तो बी जो है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या आता है, ये भी समझा रहा हूं। ठीक है, इतना समझ में आया ये दोनों। ठीक है, बेसिक क्लियर नहीं रहेगा ना तो ये सब पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए बेसिक बता रहा हूं। पहले प्रश्न कराया, प्रश्न तो जिनको समझना था वो समझ गए होंगे, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो तो समझ नहीं पाएंगे। अब लगता है समझ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़ने से कैसे परिमेय संख्या बनता है। देखिए अगर आप परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यह सब याद रखना है, आगे काम आएगा। अब देखिए अगर आप अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो आपको हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। यही तो था प्रश्न में, ए परिमेय संख्या था और बी अपरिमेय संख्या आया था, तो परिमेय में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, इसीलिए ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया। अब देखिए अगर आप अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। ये प्रश्न पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे √3 + 5 - √3, तो √3 कट जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और 7 क्या है, परिमेय संख्या है। 2 + √3 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, और 5 - √3 ये भी अपरिमेय संख्या है।
तो अपरिमेय में आपने अपरिमेय को जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ? परिमेय संख्या। अब देखिए √3 अपरिमेय संख्या है, इसमें आपने √5 को जोड़ा, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या ही है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 96811। ये कंटिन्यू चलेगा, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो निर्भर करता है, ठीक है। परिमेय अपरिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। कैसे? एग्जाम्पल आपके सामने है, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, इसको ठीक से समझिएगा। अभी जो प्रश्न कराने वाला हूं उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो ठीक से समझिए। प्राकृत संख्या वह संख्या है जिसे हम गिन सकते हैं, या फिर गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अनंत तक, ये सब क्या है? गिन सकते हैं। 1 2 3 गिन रहे हैं ना, तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए प्राकृत संख्या में 2 तरह का संख्या होता है। ये तो मामूली सा चीज है, ये नहीं समझाना था, अभी समझिए। प्राकृत संख्या में 2 तरह का संख्या होता है, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या, और कॉम्पोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या। इसका और एक नाम है यौगिक संख्या, और प्राइम संख्या का और एक नाम है मौलिक संख्या। ठीक है, मौलिक संख्या, यौगिक संख्या, हिंदी का शब्दकोश है, बढ़ाकर रखिए, काम आएगा। तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या है? जो संख्या खुद से और 1 से विभाज्य होता है, स्वयं से और 1 से विभाज्य होता है। मतलब 2 फैक्टर है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का 2 फैक्टर है वो क्या है? प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या है। तो स्वयं से या फिर 1 से विभाज्य होता है। जैसे 2, देखिए 2 जो है 2 से स्वयं से विभाजित होता है, या फिर देखिए 1 से भी होता है। तो जो संख्या स्वयं से और 1 से विभाजित होता है वो संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। फिर 3, यह भी देखिए स्वयं से विभाजित होता है, कट गया, 1 से भी विभाजित होता है। तो जो संख्या स्वयं से और 1 से विभाजित होता है वो प्राइम संख्या है, या फिर जिस संख्या का 2 ही फैक्टर है वो क्या है? प्राइम नंबर है। अब देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से 100 तक, 100 नहीं है, 100 तक टोटल 25 जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए ये जितना भी प्राइम नंबर है इसमें 2 जो है केवल सम संख्या है, बाकी सब जो है विषम है। ठीक है, अब देखिए कॉम्पोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है? जो अभाज्य संख्या नहीं है वही भाज्य है, या फिर जिसका 2 से अधिक फैक्टर है, या फिर जो संख्या स्वयं से 1 से और किसी तीसरे संख्या से विभाजित होता हो वो संख्या कॉम्पोजिट संख्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे 4, ये स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और किसी तीसरे से, मतलब 2 से भी होगा, देखिए 2 दूनी 4, या फिर जिसका 2 से अधिक फैक्टर है, देखिए 3 फैक्टर दिख रहा है। ठीक है, 6, ये स्वयं से विभाजित हुआ, फिर 1 से भी हो रहा है, फिर देखो 3 से भी हो गया, 2 से भी होगा, तो 1 2 3 4 4 फैक्टर आ गया, 2 से अधिक फैक्टर। ठीक है, तो जो संख्या अभाज्य नहीं है बाकी संख्या भाज्य है, या फिर जो संख्या स्वयं से 1 से और किसी तीसरे से विभाजित होता हो वो संख्या कॉम्पोजिट संख्या है, या फिर जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर है। समझ में आया?
अब आ जाइए मुद्दे की बात पर। उससे पहले ये बताइए, ये तो हो गया 2 से लेके बाकी संख्याओं का। एक क्या है? एक प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है? क्या है एक? तो एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। एक क्या है? यूनिट है, इकाई है। एक इकाई, छोटा छोटा बात है, ध्यान रखिएगा। यह ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। एक जो है यूनिट है, इकाई। ठीक है। अब देखिए जो मैं बता रहा था, भाज्य अभाज्य समझ में आया? अब देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में रिलेशन क्या है? कुछ दिख रहा है रिलेशन, संबंध? देखिए 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 2 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 8 2 का क्यों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। 10 2 गुना 5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 12 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 लिख ही सकते हैं। अब देखिए इस तरफ क्या है, सब 4 6 8 10 12 ये भाज्य संख्या है, और इस तरफ जो है ये सब अभाज्य संख्या है ना। 2 3 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभी तो समझाया, ये देखो 2 3 5, तो रिलेशन क्या बना, इसको ध्यान से समझिए। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं। गुणनखंड में लिख सकते हैं, यह है रिलेशन, इसको याद रखिएगा। किसी भी भाज्य संख्या को, देखिए इधर भाज्य संख्या है सब, और ये अभाज्य संख्या है। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं। समझ में आया रिलेशन? अब चलिए प्रश्न पर, यही समझाना था। यह रहा अगला प्रश्न। देखिए मान लीजिए एक से एक धनात्मक पूर्णांक है और 7x प्लस 96 x से विभाजित है। x के कितने मान संभव है? यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। तो क्या होगा? 7x प्लस 96, ये क्या है? 1 से विभाजित है। अब देखिए 7x, इसका मतलब है 7 गुना x। अब देखिए 7x में x जो है फैक्टर है। अगर 96 का भी फैक्टर x बन जाए तो जो ये दोनों का सम है इसका भी फैक्टर क्या होगा? x होगा, होगा ना। ऐसे समझो, 4 का फैक्टर 2 है और 8 का भी फैक्टर 2 है, तो 8 प्लस 4 12, 12 का भी फैक्टर 2 होगा। अब 4 का फैक्टर तो 2 है और 8 का भी है, तो देखिए दोनों का जो सम है 12, इसका भी फैक्टर 2 है ना, और है भी तो दिख रहा है। तो वही तो बोला कि 7x में x फैक्टर है, तो अगर 96 का फैक्टर x बन जाए तो दोनों के जो सम होगा उसका भी फैक्टर x होगा। मतलब 96 के जितने फैक्टर होंगे x के उतने ही पॉसिबल वैल्यू होगा, संभावित मान होगा। वही तो पूछा है x के कितने मान संभव है, तो आपको 96 का फैक्टर निकाल लेना है। फिर से वही बात, फैक्टर डिवाइजर ये सब क्या है? बेसिक है। बिना बेसिक के मैथ पॉसिबल नहीं है। जब एक बिल्डिंग बनाया जाता है वो मजबूत तभी बनता है जब उसका बेस तगड़ा होता है। मैथ का बेस जो है बेसिक है, बेसिक नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? देखिए फिर से घूम फिर कर फैक्टर डिवाइजर पर बात आके अटक गया। अब जिन्हें पता है वो तो रिलेट कर लेंगे, जिन्हें नहीं पता है वो बैठे रहेंगे। तो 96 का फैक्टर क्या होगा? 96 को आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर
96 को आप 32 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 लिख सकते हैं। 32 2 का पावर 5 होता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 का पावर 5। और 3 को आप 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, वही होगा 3 ही होगा। अब फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो पावर है ना, पावर के साथ आपको 1 जोड़ना होता है। तो 5 + 1 इंटू, इधर भी 1 है पावर में, 1 + 1, तो 5 1 6 गुना 1 1 2, तो 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। तो x के 12 मान संभव है। समझ में आया? या फिर आप 96 का एलसीएम ले लीजिए। 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, और नहीं जाएगा। आप देखिए 1 2 3 4 5 2 है, मतलब 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। पावर के साथ आपको 1 जोड़ना है, तो 5 + 1 गुना 1 + 1, 6 गुना 2, 12 आंसर। वही तो है। समझ में आया? अब जिनका बेसिक क्लियर है वो तो समझ गए होंगे, और जिनका क्लियर नहीं है वो चलिए आगे समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फैक्टर क्या है, डिवाइजर क्या है। ठीक है, मल्टीपल, गुणक, भाजक। अब समझिए फैक्टर या फिर डिवाइजर, गुणक या भाजक, ये क्या है? एग्जांपल से समझिए। बारह के फैक्टर क्या है? 12 के फैक्टर्स क्या है? तो आंसर होगा 12 जिस जिस संख्या से विभाज्य होगा वो 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, 12 जिस जिस संख्या से विभाज्य होगा वो 12 के फैक्टर है। एक तो सबका फैक्टर होता है, फिर 2 2 6 12, 2 जो है 12 को विभाजित करता है, फिर 3 3 चौके 12, 4 4 3 12, ये भी विभाजित करता है, 6 6 दूनी 12, और 12 स्वयं, ये भी तो 12 को विभाजित करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 हो जाएगा 12 का फैक्टर। टोटल 6 फैक्टर है 12 के। ठीक है, अब देखिए ये तो फैक्टर्स का बात हो गया। अब अगर पूछे इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स कितने हैं? तो जितने इवन नंबर है, 2 है इवन नंबर, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, और 12 भी इवन नंबर है। तो 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा 12 के इवन फैक्टर्स। इसी तरह अगर पूछे कि ऑड फैक्टर्स कितने हैं, ठीक से समझिए भाई, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगा। ऑड फैक्टर्स, तो जितने ऑड नंबर है उतने ऑड फैक्टर्स। तो 1 जो है ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, और तो कुछ नहीं है, तो 2 हो जाएगा 12 के ऑड फैक्टर्स। और इसी तरह अगर पूछे कि बताइए प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणक, अभाज्य भाजक कितने हैं, तो जितने प्राइम नंबर्स होंगे उतने प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो प्राइम नंबर यहां पे 2 है और 3 है, तो 2 ही होगा 12 के प्राइम फैक्टर्स। समझ में आया? 1 2 3 4, 4 कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? अब देखिए 12 छोटा सा नंबर है, इसीलिए आप इस तरह से डिजाइन खींच के कर दिए। अब अगर 12 की जगह पर मान लीजिए 2456 रहता, तो इस तरह से करने जाते हैं ना तो बैंड बज जाता। तो इसका एक नियम है, अब चलिए उसको समझते हैं। अच्छा, मल्टीपल तो नहीं बताया, गुणज पहले उसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गुणज या फिर मल्टीपल क्या है? अभी तक तो गुणक देखे, फैक्टर्स,
इसको भी एग्जाम्पल से समझिए। चार के गुणज क्या है? तो चार जिस जिस संख्या को विभाजित करेगा वे सभी चार के गुणज है, या फिर चार के टेबल में जो आता है 4, 8, 12, 16, 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, चार के टेबल में आ रहा है ना। तो चार जिस जिस संख्या को विभाजित करेगा वे सभी चार के गुणज है, या फिर चार के टेबल में जो आता है वो सभी चार के गुणज है। समझ में आया गुणज क्या होता है, गुणज या मल्टीपल। अब चलिए जो भी बता रहा था कि अगर बड़ा संख्या हो तो कैसे फैक्टर्स या डिवाइजर निकालेंगे, अब उसे देखते हैं। देखिए पहले टाइप 1 को समझिए। मान लीजिए n एक भाज्य संख्या है। अभी समझाया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और रिलेशन भी बताया कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं। जैसे 4 एक भाज्य संख्या है, इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। इस तरह से 6 क्या है, भाज्य संख्या है, इसे हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं। अभी अभी समझाया गया, वही चीज कर रहा हूं। तो n एक भाज्य संख्या है, इसे हम p का पावर a गुना q का पावर b गुना r का पावर c लिख सकते हैं। p q r क्या है, अभाज्य संख्या है नहीं मानने को बोल रहा हूं। n भी कहां से भाज्य संख्या है, ये तो मैंने माना। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख सकते हैं, जो कि आपको पहले भी समझा दिया गया था इस तरह से। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स, पावर में जो भी है उसके साथ आपको एक जोड़ देना है और गुना कर देना है। तो a प्लस 1, पावर में 1 है तो उसके साथ 1 जोड़ दिया, फिर गुना। पावर में b है तो b गुना b प्लस 1 हो जाएगा, गुना c है पावर में तो c प्लस 1। तो इतना हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। समझ में आया टाइप 1 नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। पावर में जो भी है उसके साथ 1 जोड़ के गुना कर देना है। अब देखिए 12 का फैक्टर कितना होगा। अभी हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन मार के निकाला, 6 आया। अब आपको डिजाइन से नहीं निकालना है, इस तरह से निकालना है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड में तोड़कर। तो क्या होगा, 12 को 12 जो है अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है, तो इसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड में क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4। अब 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना, 4 तो भाज्य संख्या है, तो इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, तो ये हो गया अभाज्य संख्या के गुणनखंड में। अब देखिए 3 में 3 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो पावर के साथ हमें 1 जोड़ना है। तो 1 + 1 गुना 2 का पावर 2 ही है तो 2 + 1, तो 1 और 1 2 गुना 2 और 1 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 का। और देखिए इस तरह से भी 6 ही आ रखा है। देखिए 6, 12 का नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, समझ में आया टाइप 1। अब देखिए ये तो छोटा है ना, अब एक बड़ा संख्या का करके देखिए 300। 300 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा बताइए, आपके पास है 30 सेकंड है। 300 भाज्य संख्या है, इसको आपको अभाज्य संख्या के गुणनखंड में तोड़ना है। आप लॉजिक से भी तोड़ सकते हैं या फिर 300 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 300 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 150, फिर ये हो जाएगा 75, 5 बार में जाएगा 5 3 15 और नहीं जाएगा। तो देखो 2 2 है, मतलब 2 का पावर 2 गुना 5 भी 2 है, 2 का पावर 5 गुना 3 1 ही है, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। पावर के साथ 1 जोड़ना है, तो पावर में 2 है तो 2 + 1 गुना, यहां पर भी पावर में 2 है तो 2 + 1 गुना, पावर में 1 है 1 + 1 हो जाएगा। तो ये 3 गुना
3 गुना 1 और 1 2, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 होगा 300 का नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, या फिर आप इसे लॉजिक से भी तोड़ सकते हैं। 300 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 गुना 10। 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 6 गुना 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 5 गुना 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं, और इधर 5 गुना 2 तो है ही। अब देखिए 2 5 है, मतलब 5 का पावर 2 गुना 3 एक ही है, 3 का पावर 1, और 2 देखिए 2 ही है, तो 2 का पावर 2। पावर के साथ आपको 1 जोड़ना है, तो 2 का पावर 1 गुना 1 का पावर 3 का पावर 1 है, तो 1 में 1 ही जुड़ेगा, गुना 2 का पावर 2 है, तो 2 + 1 हो जाएगा। तो 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 3 18। वही तो है, सेम ही है। जैसे मर्जी आपको ठीक लगे, इस तरह से लॉजिक से भी तोड़ सकते हैं, और नहीं तो एलसीएम ले सकते हैं। समझ में आया किस तरह से नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप 2। अब हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। n ये भाज्य संख्या है। अब देखिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए जो अभाज्य संख्या का गुणनखंड होगा उसमें 2 का रहना अनिवार्य है। तो 2 का पावर a गुना p का पावर b गुना q का पावर c। तो देखिए ये जो है ये अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। तो क्या बोला कि इवन फैक्टर के लिए अभाज्य संख्या के गुणनखंड में 2 का रहना अनिवार्य है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, ये जो 2 का पावर है ना a, इसको छोड़ देना है, इसके साथ कुछ भी जोड़ना घटाना, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, गुना बाकी जो बचा सेम अभी जो समझाया गया वही प्रोसेस दोहराना है। तो पावर में b है, b के साथ 1 जोड़ देंगे, गुना पावर में c है तो c के साथ 1 जोड़ देंगे। तो ये देखिए सेम प्रोसेस है जो भी समझाया गया। और 2 का पावर a है, इसको छेड़छाड़ नहीं किया, जैसा का तैसा छोड़ दिया। तो इतना हो जाएगा आपका इवन नंबर। फिर से बता रहा हूं कि इवन फैक्टर के लिए अभाज्य संख्या के गुणनखंड में 2 का होना अनिवार्य है। ठीक है, और क्या करेंगे, जो 2 का पावर है उसको जस का तस छोड़ देंगे और बाकी के साथ सेम प्रोसेस दोहरा देंगे। समझ में आया? अब देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसके लिए क्या करना है, ये जो 2 का पावर है ना इसको लेना ही नहीं है, ये पूरा का पूरा को छोड़ देना है, बस बाकियों के साथ आपको काम करना है। तो p का पावर b है तो b के साथ 1 जोड़िए, गुना q का पावर c है, c के साथ 1 जोड़िए, काम खत्म। इतना है ऑड फैक्टर। समझ में आया? और इवन फैक्टर क्या होगा, इवन फैक्टर तो बता दिया, ऑड फैक्टर हो गया। अब प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो बेस में जितने प्राइम नंबर्स होंगे उतने प्राइम फैक्टर होंगे। तो देखिए बेस में कितना है, 2 है, p है और q है, तो 1 2 3 है, ये लग रहा है, रुक जाइए, 3 है तो प्राइम फैक्टर 3 होगा। ठीक है, बेस में जितना नंबर होगा उतना ही, बेस में जितना प्राइम नंबर होगा उतना ही प्राइम फैक्टर होगा। समझ में आया तीनों? अब बताइए, एग्जाम्पल है 30 का इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर और प्राइम फैक्टर क्या होगा। 30 का इवन फैक्टर कितना होगा, ऑड फैक्टर कितना होगा और प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 6, और 6 को 5 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं 6 को। तो 5 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है और 3 का पावर 1 है। अब देखिए इवन फैक्टर के लिए शर्त क्या था कि जो भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड होगा उसमें 2 का रहना अनिवार्य है, तो 2 है। अब क्या करना है, 2 का पावर को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, और बाकियों के पावर के साथ आपको सेम खेला खेल देना है। तो 5 का पावर 1 है, 1 के साथ 1 जोड़िए,
गुना 3 का पावर भी 1 है, 1 के साथ 1 जोड़िए तो कितना हो रहा है 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा 30 का इवन फैक्टर। ऑड फैक्टर के लिए क्या बताया गया कि ये जो 2 का पावर है ना, इस 2 की तरफ देखना नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ देना है और बाकी के साथ आपको काम करना है। तो 5 का पावर कितना है 1 है, तो 1 जोड़ दीजिए गुना 3 का पावर भी 1 है, तो 1 के साथ आप 1 जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 2 गुना 2 4, तो ऑड फैक्टर 4 हो जाएगा। और प्राइम फैक्टर कितना होगा, बेस में जितना प्राइम नंबर है उतना ही प्राइम फैक्टर होगा। तो बेस में कितना है 5 है, 2 है और 3 है, तो टोटल 3 है, तो 3 होगा आपका प्राइम फैक्टर। तो 30 का इवन फैक्टर हो जाएगा 4, ऑड फैक्टर हो जाएगा 4 और प्राइम फैक्टर होगा 3। समझ में आया? समझ में आया है तो बताइए 300 का इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर और प्राइम फैक्टर कितना होगा बताइए। आपके पास 30 सेकंड है, ट्राई कीजिए। तीन सौ को 30 गुना 10 लिख सकते हैं, 30 को 5 गुना 6 लिख सकते हैं और 6 को 5 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 5 है, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। 3 1 ही है तो पावर में 1 ही रहेगा, और 2 जो है 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। इवन फैक्टर के लिए क्या शर्त है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड में 2 का रहना अनिवार्य है, 2 है तो इवन फैक्टर पॉसिबल है। तो 2 का पावर 2 है, इसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, गुना बाकी पावर के साथ आपको 1 जोड़ के गुना करना है। तो 5 का पावर 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, गुना 3 का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर तो 2 गुना 2 और 1 3 गुना 1 और 1 2, तो 3 2 6, 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएंगे इवन फैक्टर। समझ में आया? ऑड फैक्टर कितने होंगे, ये 2 को छोड़ देना है, इससे बच के रहना है, बाकियों के साथ आपको काम करना है। तो 5 का पावर 2 है तो 2 प्लस 1 गुना 3 का पावर 1 है, 1 प्लस 1, तो 2 1 3 गुना 1 1 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका ऑड फैक्टर। और प्राइम फैक्टर कितने होंगे, बेस में जितने प्राइम नंबर है, तो 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। अब इसको गुना मत कर दीजिएगा, सॉरी मैं गुना का चिन्ह लिख रहा हूं, गलती हो जाएगा बाद में आप लोगों से। तो जितने भी प्राइम नंबर है उतना प्राइम फैक्टर होगा, तो 3 है तो 3 हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर। समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, देखिए ऐसे कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनसे 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता है। यह रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। तो क्या होगा पहले समझिए, मान लीजिए 15 को 4 से विभाजित करते हैं तो 4 3 12, 3 शेषफल आएगा और ये 3 क्या है भागफल है, 15 ये भाज्य है और 4 क्या है भाजक है। ये तो बहुत बेसिक बात है। अब देखिए अगर भाजक बोल रहा हूं, भाज्य 15 में से 3 शेषफल को माइनस करते हैं तो 12 आ जाएगा। अब ये 12 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 4 3 12 हो रहा है ना पूर्णतः विभाजित। क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 जो है 12 का फैक्टर है। और एक चीज देखिए, शेषफल 3 है और भाजक 4 है, मतलब शेषफल जो है छोटा होता है भाजक से और भाजक शेषफल से बड़ा होता है। ठीक है, अब सेम चीज को यहां पर अप्लाई करेंगे। 1186 मान लीजिए इसको 1 से विभाजित किया गया तो यह भाज्य है, यह भाजक है, तो कुछ एक भागफल आया, मान लीजिए क्यू भागफल आया, यह भागफल है।
और शेषफल 31 तो दे ही रखा है प्रश्न में, 31 जो है ये शेषफल है। ठीक है, अब अगर 1186 से 31 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 1155। तो ये 1155 जो है 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि x जो है 1155 का फैक्टर है। सेम चीज यहां पर भी बताया गया, वही चीज यहां पर हो रहा है हूबहू। और जो शेष है 31 ये छोटा होगा भाजक से, भाजक क्या होगा? बड़ा होगा, यहां पर दिखाया गया। मतलब 1155 जो है 1 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि x जो है 1155 का फैक्टर है। अर्थात आपको 1155 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, फिर उसमें से 31 से छोटे वाले फैक्टर्स को माइनस कर देना है और 31 से बड़े वाले फैक्टर्स को रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से 31 से छोटे वाले फैक्टर्स को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो 1155 का फैक्टर निकालते हैं, एलसीएम लेंगे। अभी तक फैक्टर इतना सारा समझाया गया इस तरह के प्रश्नों से डील करने के लिए। ठीक है, ये बेसिक यूं ही नहीं समझाया जाता है। तो 1155 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 11 से जाएगा 11 एकम 11, 11 5 55, फिर ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21, और जाएगा? नहीं जाएगा, तो इतना ही है। तो 11 गुना 5 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा, और पावर में कुछ नहीं है तो एक ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? पावर्स के साथ हमें एक जोड़ के गुना करना है, अभी बताया गया। सब में एक जोड़ेंगे, तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 16 जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। अब इसे आंसर मत कीजिएगा, ये तो टोटल है। इसमें से हमें 31 से छोटे वाले फैक्टर्स को माइनस करना है। तो 31 से छोटे वाले फैक्टर्स क्या होंगे? काउंट कीजिए। पहले सिंगल सिंगल काउंट करते हैं। एक तो सबका फैक्टर होता है 5, फिर 3, 7 और 11, ये सिंगल सिंगल काउंट हो गया। तो 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब डबल डबल करते हैं। 5 3 15, 3 7 21। अब देखिए 15 21 जो है 31 से छोटा वाला फैक्टर है, तो इसको निकाल देंगे। और है क्या? देखिए 5 7 35, ये तो 31 से बड़ा वाला है, इसको रखना है। 11 5 55, ये भी 31 से बड़ा वाला है, इसको भी रखेंगे। 11 7 77, ये भी 31 से बड़ा है, तो इसको भी रखेंगे, मतलब और नहीं है। तो डबल डबल भी हो गया, सिंगल सिंगल भी हो गया। अब ट्रिपल ट्रिपल देखिए, 11 5 55 गुना 3, जाहिर सा बात है भाई, जो भी आएगा वो 31 से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो रखना ही पड़ेगा। तो ट्रिपल करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फैक्टर आ गया जो 31 से छोटा है। अब क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16 है, 16। तो 16 में से ये 7 को माइनस कर देंगे, मतलब 9 जो है 31 से बड़े वाले फैक्टर है। यही तो चाहिए था, तो ये होगा आपका आंसर 9, ऑप्शन डी 9। तो 9 ऐसे प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनसे 1186 को विभाजित करने से शेषफल 31 आएगा। समझ में आया किस तरह से करना था? और देखिए यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। बेसिक 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 के अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपके दिमाग में बेसिक है ना, तो इस तरह के प्रश्नों को फाड़ डालिएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और किराया तो फिर ज्यादा हो जाएगा। जितना बताया गया उसको आप लोग घर में रिवीजन कीजिएगा, ठीक है? और अगर कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो पड़ा रहेगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक? तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।